लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, साउंड हीलिंग। ये है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं साउंड थेरेपी, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, वॉटेवर। जी। ठीक है, ये सब एंड ऑफ द रिजल्ट कहाँ पहुँचा रही है? तो क्या इन टेक्निक्स को यूज करके फोर्थ अटेम्प्ट में वो आईएएस क्लियर कर देगा? नहीं, क्यों? चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, क्योंकि जो 4 बार उसने दिए हैं ना, उसके जो फेलियर के इमोशंस है वो उसकी बॉडी के अंदर है। कैसे उस जो फेलियर के इमोशन से बाहर आए? फेलियर की एक इमेज है उसके दिमाग में, क्योंकि आपका ब्रेन इमेजेस में बात करता है, शब्दों में बात नहीं करता वो। ओके। ठीक है, अब जो इमेज उसके पास फेलियर्स के हैं, पहले तो उसे हटाना ज़रूरी है। 2026 को अगर मैं अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाना चाहता हूँ, पुरानी जो भी पास्ट की हटा दो। बेकार ठीक इवेंट्स है। है, नेगेटिविटी, उसे आप हटा दीजिए। जब आपने उसे हटा दिया, आप हल्के हो गए, आपके न्यूरल पाथ में एक नया मैसेज जाने को रेडी है। अब आप तय कीजिए कि आपको आपके जीवन के किस हायर बीइंग हैप्पीनेस पे लेकर जाना है, क्योंकि आपका क्या एंगल है ग्रेटिट्यूड को लेकर? लोगों ने ग्रैटिट्यूड को मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बनाई है। डिप्रेशन में जाके, फ्रस्ट्रेशन में जाके सुसाइड तक अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना? तो कैसे, अगर कोई डिप्रेशन में है, वो कैसे अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है? जिस कारण से आप इमोशनली ब्रेक हुए हो, उस कारण को एक्सेप्ट करो। नाउ इट्स हैपनिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारी गेस्ट हैं वो है एनएलपी और मैनिफेस्टेशन कोच साक्षी सिंह। जी हाँ, और इस पॉडकास्ट में हमने बात की कि जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स होती है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं, ये तभी काम करती हैं जब जो हमारे पास्ट के जो एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, डर का, डाउट का, कंपैरिजन का, जब हम इनको डिलीट करेंगे तभी ये टेक्निक्स काम करेंगी। तो कैसे उन इमोशंस को डिलीट किया जाता है, इस पॉडकास्ट में हमने बहुत डेप्थ में और डिटेल में उस पर बात की है। दूसरा, अगर कोई डिप्रेशन में है तो उस डिप्रेशन से अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकता है, इस पर भी हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। साथ ही सांसों का पूरा एक विज्ञान है, अगर उसको आप समझ गए तो आप अपनी लाइफ में किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट एक मास्टरपीस है जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा लर्निंग देने वाला है। एंजॉय इस पॉडकास्ट को कीजिए। साक्षी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका THV पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? बहुत 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 अच्छी हूँ, और अब तो और भी बहुत अच्छी हूँ। इतने स्माइल के साथ आपने मुझे स्वागत किया है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू हैविंग मी हियर। साक्षी मैम, हम ऑफ कैमरा एक बात कर रहे थे कि मान लीजिए कोई IAS की तैयारी कर रहा है, ठीक है जी, सिविल सर्विसेज की। वो अपने 3 अटेम्प्ट दे चुका है, वो 4th अटेम्प्ट दे रहा है। 3 अटेम्प्ट दिए, प्री भी क्लियर नहीं हुआ, 4th अटेम्प्ट दिया। अब 4th अटेम्प्ट में क्या है कि उसको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, वो सारी की सारी टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो क्या इन टेक्निक्स को यूज़ करके 4th अटेम्प्ट में वो IAS क्लियर कर देगा? नहीं, क्यों? चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, क्योंकि जो 4 बार उसने दिए हैं ना, उसके जो फेलियर के इमोशंस है वो उसकी बॉडी के अंदर है। ओके। मतलब जब इंसान फेल होता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट देखता है, तो उस वक्त वो एक बार सैड होता है ना, कुछ एक नेगेटिव इमोशन आता है ना, तो वो इमोशंस आया और उन्होंने उसको स्टोर किया। मतलब वो आपके न्यूरल पैटर्न में चला जा चुका है ब्रेन के द्वारा। ठीक है। ठीक है, अब वो एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, यानी आपके न्यूरल पाथ के पास सेम तरह की एनर्जी 4 बार जा चुकी है। 2 बार भी जा चुकी है तो भी, 3 बार जा चुकी है तो भी। ठीक है, वो आपके न्यूरल पाथ पे एक मैसेंजर के रूप में काम करेगा। मतलब जो 80 ट्रिलियन सेल्स है ना, उनके पास ब्रेन ने एक मैसेज भेज दिया है कि ये एग्ज़ाम ये जब भी देगा, इसे फेल होना है, क्योंकि वही मैसेज उसके दिमाग में एज अ फियर घूमता है। तो जब वो प्रिपरेशन कर रहा होगा, जब वो तैयारी कर रहा होगा, तो वो इमोशंस बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, डर के, फियर के, डाउट के, क्योंकि उसने वही एक्सपीरियंस किया है ना कि उसने एग्ज़ाम दिया तो वो फेल हो गया। अब फेल होने पे जो एक तकलीफ आई, एक दर्द आया, वो उसको क्या देगा? वो उसको एंजाइटी देगा, वो उसको फियर देगा, डाउट देगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैं दूंगा तो मैं, उसमें बहुत सारी बार बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी फियर आ रहा है ना,
तो वो डेफिनेटली आप कितनी भी मेहनत कर लो, न्यूरल पाथ के पास जो मैसेज है आपके पास लौट कर रिजल्ट वहीं आता है। मतलब चाहे वो कितने भी टेक्निक्स यूज कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, इमोशंस तो वही हैं, है ना। इसका मतलब है कि इन टेक्निक्स से पहले हमें कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, तभी ये मैनिफेस्टेशन की, विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स काम करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स। यस। तो वो थोड़ा सा मुझे उसकी स्टार्टिंग समझनी है कि इन टेक्निक्स से पहले का स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। हम्म, अगर आपको एक रूम में स्टूडियो बनाना है, ठीक है। ठीक है, उस रूम में ऑलरेडी पहले से थोड़ी सी गंदगी है, हम्म, मतलब पहले ही वो बहुत डिस्ट्रॉय है, तो आप पहले क्या करोगे? गंदगी साफ करेंगे। ऑब्वियस सी बात बिल्कुल है। सही बात। पहले कि उस दीवारों को रगड़वाओगे, आप उसे साफ करवाओगे, फिर उसे रिनोवेट करवाओगे, फिर उसमें स्टूडियो जैसे स्ट्रक्चर डालोगे, राइट? एग्री। आप ऐसा तो नहीं करोगे कि डायरेक्ट जाके स्टूडियो का सामान लगाया रखा, क्या वो सुंदर दिखेगा? नहीं क्या आपका उसमें काम करने का मन करेगा? नहीं। नहीं। बिल्कुल वैसी ही लाइफ है, या आपका चाहे वो एग्जाम का एक्सपीरियंस है या कोई अदर एक्सपीरियंस है, आपके अंदर कोई खराब इमोशन से गंदगी ही तो है, नेगेटिविटी ही तो है। उसको अगर आप निकाल नहीं रहे हैं और बल्कि उसी के साथ उसको सप्रेस करके कुछ उसी से रिलेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दोबारा एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे कि एक टोकरी में रखा हुआ एक सड़ा आलू बाकी आलू को सड़ा देता है, बिल्कुल ये वैसा है कि आपके अंदर का कोई भी नेगेटिव इमोशंस है तो वो किसी नई प्रक्रिया को भी हार्म तो करेगा। ठीक हो सकता है पूरा ना सड़ाए, थोड़ा बहुत हो सकता है प्री निकल आए, मेज नहीं निकलेगा, एग्जाम्पल है ये। ठीक है। बहुत मेहनत कर ली तो हो सकता है प्री निकल आए, उस मेहनत करने में कई बार ये दिमाग में थॉट चला गया कि नहीं इस बार तो कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, तो न्यूरल पाथ में एक मैसेज गया कि ये करने को रेडी है, ठीक है। कभी तो हार्मोन ट्रिगर हुए तो वो हो सकता है कि प्री तक चला जाए, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट कहीं ना कहीं प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में वो कहीं ना कहीं स्टक जरूर होगा। तो वो कैसे उस जो फेलियर के इमोशन से बाहर आए, मतलब ये चीज़ समझाइए आप। हाँ देखिए, पहले तो जो वो इमोशन आया उसने बॉडी में लिया हुआ है, ठीक है। फेलियर की एक इमेज है उसके दिमाग में, क्योंकि आपका ब्रेन इमेजेस में बात करता है, शब्दों में बात नहीं करता वो, ठीक है। अब जो इमेज उसके पास फेलियर्स के हैं, पहले तो उसे हटाना ज़रूरी है। तो जैसे ही उससे बोलेंगे ना कि तुम पहले एग्जाम में कैसे फेल हुए थे, तो उसको पहले रिजल्ट याद तक याद आ जाएगा कि मैंने कैसे उसे क्लिक किया, मेरे सामने क्या आया, लोगों ने क्या बोला, मैंने क्या महसूस किया, एवरीथिंग वो महसूस कर लेगा। भले ही वो प्रेजेंटली चौथी बार देने गया हो या पांचवी बार देने गया हो, उसकी चेतना अभी भी पहले वाले फेलियर में अटकी हुई है, उसकी कॉन्शियसनेस वहां तक अटकी हुई है। तो शरीर केवल समय के साथ चला गया। चेतना मतलब क्या? चेतना मतलब समय। समय क्या है? चेतना है। मतलब दोनों एक वाइसी वर्सा है। जो आपकी घड़ी चल रही है ना, वो घड़ी कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक चेतना है। कहते हैं ना समय एक इल्यूजन है, तो वो एक चेतना है। तो अगर उस ऑलरेडी वो पास्ट के एक्सपीरियंस में ही जी रहा है, तो वो प्रेजेंट के जो मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो पिछली बंधी हुई बेड़ी से कैसे निकलेगा? सबसे पहले खुद को विजुअलाइज कीजिए कि आपके पास जो कुछ है, जो भी इमेज आ रही है, तो उसका एक तरीका है क्रंच कीजिए उस इमेज को और फेंक दीजिए। जो भी वो पास्ट एक्सपीरियंस जो भी रहा है, चाहे वो डाउट का रहा है, डर का रहा है या फेलियर का रहा है, हाँ, उसकी एक इमेज बनाइए। उसकी एक इमेज बनेगी आपके ब्रेन में। ठीक है। या तो थॉट आएगा, या तो इमेज बनेगी, या तो इमोशंस आएंगे। क्योंकि आपके ज्ञानेंद्र, सबको विजुअलाइजेशन नहीं होता एक्चुअली। कुछ पर्सनालिटी ऐसे होते हैं जिनके पास इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होता है, ओके, ठीक है। तो आपके दिमाग में अगर ये इंटेंशन है कि मैं फेल हो गया था, तो आप उसे बोल्ड में देखिए कि वो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, आपके पास डिवाइन डस्टर है और उसने आपने रब कर दिया। अब नया थॉट लिखो, उस पर रेड कलर से लिख दो, ग्रीन कलर से लिख दो सक्सेस। तो आपके ब्रेन को एक नई इमेज मिल गई सक्सेस की। वो इमेज क्या करेगी? आपके 80 ट्रिलियन पे एक नया इमोशन भेजेगी। तो आपने क्या किया? अपने 80 ट्रिलियन सेल्स में जो ऑलरेडी एक मैसेज था फेलियर का, उसको आपने जैसे ही वो पिक्चर हटाई या आपने वो थॉट मिटाया, ठीक है, तो वो क्या किया? वो आपके न्यूरल सेल से जो मैसेज थे उसको सफाई हो गई। ये इतना आसान है, इतना प्रैक्टिकल है सर। विद इन 1 सेशन में लोगों के जाते हैं। मतलब जो पिछले 3 साल का जो फेलियर था, वो मतलब कुछ ही देर के अंदर अंदर वो इमोशन गायब हो जाता है, चले जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में वो स्टोर्ड है।
जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आप करना चाहें तो ठीक है। हो सकता है कि वो एग्जाम के फेलियर के ना हो, कोई दूसरे इमोशंस हो। ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको उसी इमोशंस के साथ ले जाती हूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए आइज़ क्लोज कीजिएगा। अपने जो भी इस वक्त पास्ट के जो भी प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी ऐसा इमोशन आ रहा है जो आपको कभी भी ट्रिगर करके गया है या आपको पेन देकर गया है, जैसे मैंने ये बात बोली वो एज इट इज़ इवेंट आपको याद आ गया होगा। उसमें लोगों ने क्या बातें बोली ये भी याद आ गया होगा। क्या आपको याद आ रहा है? अगर हाँ तो सर हिलाकर जवाब दें। ठीक है, क्या साउंड्स भी आ रहे हैं? ओके, क्या वो इमेज कलरफुल है? ठीक है, ओके। अब ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या ये लेफ्ट दिखाई दे रही है? क्या ये इमेज लेफ्ट दिखाई दे रही है? क्या ये इमेज राइट दिखाई दे रही है? क्या ये राइट दिखाई दे रही है? ओके, ठीक है। अब ये जो राइट दिख रही है इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे कमांड को लेते हुए जहाँ भी ये इमेज दिख रही है या विजुअलाइज हो रही है आपको, आप अपने दोनों हाथों को उठाइए फिजिकली, सिर्फ विजुअलाइज नहीं करना, फिजिकली उठाइए और ऐसे फील कीजिए कि आपने इस इमेज को पकड़ा है, क्रंच किया है और क्रंच करके बहुत दूर या फिर किसी डस्टबिन या किसी अग्नि में डाल दिया कि ये बर्न हो जाए, या बहुत दूर फेंक दीजिए। अभी अगर ये कलरफुल थी तो ब्लैक एंड वाइट हुई होगी। अब इसको वापस से क्रंच करेंगे तो ये धुंधली हो जाएगी। एक बार फिर से करेंगे, और फेंक दीजिए। अब ये हल्की धुंधली हुई होगी। अब ये जो धुंधली हुई है ना, इसको वापस से 1 से 2 बार क्रंच करेंगे तो ये पूरी साफ स्क्रीन ब्लैक या वाइट दिखाई देगी। राइट, अब आवाज़ें आ रही हैं, उन इवेंट से रिलेटेड आवाज़ें हैं, कोई इमोशंस है, कुछ फील हो रहा है। बॉडी पर जाएंगे, बॉडी पर ध्यान दें, कहीं कोई चीज़ है जो हैवी लग रही है? कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको हैवी फील हो रही है? नो। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पर रखिए, आंखें मत खोलिएगा। अपने जीवन की सबसे सुंदर इमेज याद कीजिए, जो सबसे खूबसूरत रही हो, जो इवेंट आपको लगता है मेरी जीवन का सबसे सुंदर पल है। अगर नकारात्मक ऊर्जा आपको राइट दिखाई दी थी तो ध्यान दीजिए कि ये सुंदर इमेज आपको लेफ्ट दिखाई दे रही होगी। राइट, इसे थैंक यू बोल दीजिए और इस इमेज को उठा करके अब वापस आपको जहाँ भी ये इमेज अच्छी वाली दिख रही ना, इसे उठाइए और राइट साइड में ऐसे प्रिटेंड कीजिए कि वहाँ आपने पेस्ट कर दिया, चिपका दिया है। ऐसे हाथों से ऐसे फील कीजिए कि वो इमेज उठाई है आपने और राइट साइड पेस्ट कर दी, चिपका दी। अब दोनों साइड देखिए कि आपको एक ही इमेज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, थैंक यू बोलिए, बाहर आ जाइए। थैंक यू। अब अपनी लाइफ में आप कभी दोबारा इस इवेंट को सोचेंगे तो इससे रिलेटेड इमेज नहीं आएगा। पहले अपना एक्सपीरियंस बताएं प्लीज़। एक्चुअली एक एक्सट्रीम इमोशन था, ऑन कैमरा तो मैं शेयर नहीं कर सकता। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट ज़रूर होते हैं लाइफ में। राइट। और एक मतलब ऐसा इंसिडेंट है जो मतलब मुझे लगभग हर दिन पेन देता, जिसको जब भी मैं याद, और वो आता रहता है याद। मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब वो सारी चीज़ें जैसे जैसे आप बता रहे थे ना, वो सब कुछ एज इट इज़ मेरे सामने आ रहा था। सब कुछ, वो इमेज भी दिख रही थी, वो कलर्स भी दिख रहे थे, वो साउंड भी आ रही थी, वो मतलब जैसे कि जैसे मूवी चल रही थी मेरे दिमाग में, ऐसे कैसे मूवी चल रही थी। और लेकिन जैसे ही अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ जो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, तो ऐसे भी तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए ना जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। हाँ। है ना। तो अब जब मैं उसको विजुलाइज कर रहा हूँ तो अब वो पॉजिटिव वाला आ रहा है। ये तो है, ये तो है, ये तो है। ये इवेंट को हुए कितना, जो पेनफुल इवेंट है उसको हुए कितने साल बीत चुके? वैसे तो अभी मतलब
2 साल ही हुए हैं 2 साल 2 साल मान लेते हैं 2 ही साल हुए हैं, लेकिन 2 साल के लिए आप 365 करके दिन बिता चुके हैं। ठीक है, टोटल 2 साल आप बिता चुके, यानी 24 महीने आप बिता चुके, और वो आपको एज इट इज़ मूवी की तरह याद है, यानी वो आपका शरीर 2 साल जी कर यहाँ आ चुका है, पर चेतना अभी भी वही है। लेकिन ये दोबारा से ये मेमोरी दोबारा से नहीं आएगी मैम? जैसे आपने एक बार ये एक्सरसाइज कराई है, ये एक्टिविटी कराई, तो क्या कल दोबारा से वो मेमोरी वापस नहीं आएगी? आप याद करिएगा, फिर जब हम पार्ट 2 करेंगे तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि सर क्या वो कभी दोबारा याद आई है आपको? नहीं, ये एक बार करना है या इसको कुछ दिन लगातार करना देखिए, ताकि हैबिट में आ जाए? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि क्या ये इसको लगातार करना है। देखिए, डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी पेन है उसकी फ्रिक्वेंसी आपके पास कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कुछ इमोशंस होते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं, लेकिन बॉडी, मन, मस्तिष्क और आपकी सोल, ये तीनों ही इसको रिलीज़ करना चाहते हैं। विद इन 1 सेशन आप इसे हटा सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो आप चाहते तो है मेटलिस्टिकली कि वो हट जाए, पर इमोशनली और एनर्जेटिकली आप उससे अटैच्ड होते हैं, तो वो एक सेशन में नहीं जाता है। आपकी बॉडी, यानी एक तरह से देखा जाए कि सारा खेल एक्सेप्टेंस का है। आप कितना तैयार हैं एक्सेप्ट करने के लिए कि नाउ आई एम रेडी टू रिलीज, इट्स नॉट गुड फॉर मी। मतलब आपको भी ये समझना होगा ना कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, और मैं किस चीज़ को निकालने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी किसी भी फेलियर से गुजरा है, वो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, भले ही वो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स कर ले, भले ही वो हार्ड वर्क कर ले, लेकिन उससे पहले उसको अपने उन इमोशंस को दूर करना होगा, और वो इस एक्टिविटी के थ्रू हो जाएगा, और उसको कुछ दिन अगर प्रैक्टिस किया तो परमानेंट वो मेमोरी बन जाएगी उसकी। बहुत 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 बढ़िया। अच्छा साक्षी मैम, एक चीज़ बताइए, अभी 2026 शुरू हुआ है ना, और मैंने पहले भी पूछा ये सवाल, 2026 को अगर मैं अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने पास्ट के इवेंट्स को ख़त्म कर दीजिए, खाली होइए। देखिए, एक हल्की चीज़ को उठाना आसान होता है, भारी और दबावदार चीज़ को उठाने में दिक्कत होती है। एक चीज़ और भी बताइए, कहते कि पास्ट से बहुत ज़्यादा लर्निंग भी होती है, अगर हमने वो सारे की सारी चीज़ें हमने डिलीट कर दी तो हमने सीखा क्या वहाँ से? जो आप आज हैं वो तो आप सीख कर ही बन गए हैं ना। आप एक बात समझिए, आप हाई स्कूल इंटर कर चुके हैं, जो सीखना था आप सीख चुके हैं, क्या उसकी किताबें अभी भी आपके पास है? गुड एग्जाम्पल। अभी भी है? नहीं है? नहीं। तो फिर हम उनको क्यों रखें जो हमारे लिए पेनफुल मेमोरी के साथ एक लर्निंग लेके आई। हम लर्निंग को ग्रैटिट्यूड करें, पेनफुल को हटा दें, बिकॉज वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और कई बार हेमंत जी, पेनफुल जो सिचुएशन है जो हमें लर्निंग देके ट्रांसफॉर्म करती है, उसी पेनफुल इवेंट को हम ग्रैटिट्यूड भी करते हैं कि ये अच्छा हुआ कि हमारी लाइफ में हुआ, क्योंकि आज जो हम ट्रांसफॉर्म होके आए हैं, लर्निंग लेकर आए हैं, वो आए तो उसी वजह से। अच्छा, आप भी मानते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है? हाँ, डेफिनेटली जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आप इसके पीछे ना मेरा थोड़ा सोचना अलग है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बोला क्यों गया है, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग शब्दों को शब्दों के साथ ही ले लेते हैं, ठीक है, उसके डेप्थ में नहीं जाते। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहने के पीछे का तात्पर्य मेरे अनुसार ये है कि जो कुछ हो रहा है गो विथ फ्लो रखो, क्योंकि कॉन्शियसनेस यही कहती है, ठीक है? तो गो विथ फ्लो के लिए कहा गया है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ताकि, क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली क्या है, ब्रेन आपको हमेशा सर्वाइवल में रखता है। ओके, ठीक है? तो आप कोई भी चीज़ करते हो तो आपको डराता है, राइट? एग्री। अभी आपने जब पॉडकास्ट करने के लिए पहला शुरू किया होगा, सोचा होगा कि अब मैं पहला पॉडकास्ट करूँगा, एक सिंगल सेकेंड का डर आया होगा। बिल्कुल, और वो आज भी आता है, अब भी आता है। तो क्योंकि आपका ब्रेन आपको सर्वाइवल मोड पे रखता है, प्लेजर में नहीं रखता। रीजन ये है कि सचिन से जब पूछा गया कि जब स्टार्टिंग में जैसे उसने क्रिकेट शुरू किया था कि तब डर लगता था, वो बोला आज भी लगता है। जब तक वो कुछ गेंद खेल नहीं लेता तब तक डर लगता है। अमिताभ बच्चन से भी पूछा गया था कि इतने साल हो गए एक्टिंग करते हुए,
आज भी बोला हाँ, एक बार कुछ मिनट का वो डर रहता है, लगता लेकिन है। उसके बाद स्टेज हमारा है। हमारा है, राइट। हाँ, मैंने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन जब वो स्टार्टिंग होती है कुछ मोमेंट्स की, तो एक बार तो लगता है वो पुरानी जो आता है, लेकिन उसके बाद स्टेज अपना है। क्यों? फर्स्ट स्टेप में वो फियर जो आता है वो क्यों आता है? उसके पीछे का कारण यही है कि आपका ब्रेन आपको चेताता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप हमेशा सर्वाइवल पे रहो, ओके। ठीक है, सेफ रहो। इसीलिए जैसे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि हमेशा नेगेटिव चीज़ें पहले क्यों याद आती हैं, तो उसका कारण ही यही है कि ब्रेन आपको सर्वाइवल पर रखता है। आपको ये ब्रेन को बताना है कि आई रियली डोंट नीड टू सर्वाइवल मोड ओनली, मुझे सर्वाइवल पर नहीं रहना है। आपको बताना है कि आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ विद अ वेरी हैप्पीनेस मोमेंट। ओके। ठीक है, आप हैप्पी इसलिए नहीं हो पाते हो क्योंकि आपका ब्रेन आपको सर्वाइवल पर रखता है। इसीलिए कोई भी चीज़ जो आपने ऐसे बोला कि 4 बार फेल हो गए तो हम 5वीं बार क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो आपको सर्वाइवल पे रख रहा है। ठीक है, उसका रीज़न यही होता है। ठीक है, एक बार फिर से अपने उसी क्वेश्चन पे जाते हैं जो 2026 का हमने उठाया था, इसको अगर मुझे बेस्ट ईयर बनाया, तो उसमें एक चीज़ आपने बताई कि अपने जितने भी पुराने इमोशंस हैं उसको डिलीट कर दो, जो बुरे इमोशंस हैं, डाउट का है, डर का है, कंपैरिजन का, जो भी है। उसके बाद क्या करना है, कैसे बनाऊं मैं 2026 को अपना बेस्ट ईयर? अब आपने सब कुछ हटा दिया। मैंने आपसे कहा सब कुछ पुरानी जो भी पास्ट की हटा दें, बेकार ठीक इवेंट्स है। है, नेगेटिविटी, उसे आप हटा दीजिए। जब आपने उसे हटा दिया, आप हल्के हो गए, आपके न्यूरल पाथ में एक नया मैसेज जाने को रेडी है। अब आप तय कीजिए कि आपको आपके जीवन के किस हायर बीइंग हैप्पीनेस पे लेकर जाना है, क्योंकि ये आपका जीवन है। एग्जैक्टली क्या होता है हेमंत जी, अगर आप मुझसे कहिए कि साक्षी जी अब आँख मत झपकाइएगा, ठीक है, ब्लिंक मत कीजिएगा अपनी आइज़ को, ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर ले मेरी आंखों को खोला रखने की, अगर मेरी इच्छा है तो मैं ब्लिंक करूंगी, मेरी इच्छा अगर नहीं है तो आप ब्लिंक नहीं करवा सकते, ये भी है, ठीक। लेकिन क्या ब्रेन को जो थॉट आ रहा है, क्या मैं उसे रोक सकती हूँ आपके कहने पे या मेरे कहने पर? नहीं, 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 यानी वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। नहीं। आप जब पुरानी चीज़ों को निकालते हैं और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू ट्रेंड करते हैं अपने ब्रेन को, तो ये ब्रेन वही करता है जो आप चाहते हैं। ठीक है, आपको तय करना है कि आपको एक विक्टिम पर्सनालिटी बन करके अंडर कंट्रोल रह के अपना जीवन जीना है, या फिर इसे भी एक टूल की तरह यूज करके अपनी जिंदगी को अपने अनुसार डिजाइन करना है। ठीक है, अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, साउंड हीलिंग। ये है क्या? ठीक है, देखिए, जितनी भी आपने बातें कही, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं साउंड थेरेपी, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, व्हाटएवर, जी। ठीक है, ये सब एंड ऑफ द रिजल्ट कहाँ पहुँचा रही हैं आपको? आपके मैनिफेस्टेशन, जो भी आपका गोल है, जिसे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी चेतना तक ले जाना। मतलब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ट्रू लव हो। आज की डेट में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में एक अच्छा रिलेशनशिप हो, ठीक है, पर वो खुद एक कंडीशनल लव एनर्जी में है। अच्छा, ठीक है, वो खुद एक लोअर फ्रिक्वेंसी में है और वो चाह रहे हैं कि वो हायर फ्रिक्वेंसी की चीज़ उन्हें मिल जाए। आप ये बताइए, कोई चीज़ यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, क्या मैं इसको ऐसे यहाँ से ले सकती हूँ? नहीं। इस यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना, ये सामान लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ तक इसी फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा, तब मैं उसको प्राप्त कर सकती हूँ। तो आपको जो भी विजुअलाइजेशन कराया जा रहा है, या जो भी आपको अफर्मेशन बुलवाई जा रही है, या जो भी आपको साउंड थेरेपी है, इन सब का एंड ऑफ द रिजल्ट एक ही उद्देश्य है, आपकी फ्रीक्वेंसी तक को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुँचाना जो आपका गोल है। ठीक है, टेक्निक आप कुछ भी यूज़ करें, आपका बिलीव और आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ तक पहुँच रही है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कब है जब नहीं पहुँच पाती, फिर वापस वहीं आ जाते हैं। अगर आपके पास पास्ट का कोई भी एक्सपीरियंस आपके गोल से रिलेटेड नेगेटिव है, फेलियर के पैटर्न में है, तो डेफिनेटली आप अपनी फ्रिक्वेंसी को कभी भी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे आप ऊपर उठने की कोशिश करोगे, आपके पास्ट का जो कुछ है वो आपको नीचे खींचेगा। ट्रू, एग्री।
ठीक है? 100% एग्री। फिर वापस आप ट्राई करोगे, अच्छा नहीं मैं फिर अफर्मेशन करूंगा, आप यहाँ तक लाते हो, फिर वो पास्ट की फियर आ गया वापस। तो ये जो ऊपर नीचे चलते रहते हैं, तो हम कभी भी उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच ही नहीं पाते जहां हमको चाहिए। तो फिर लोगों को क्या लगता है, अरे विजुअलाइजेशन टेक्निक बेकार है, कुछ नहीं होता इससे। फिर क्या लगता है, स्कैम है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, आजकल लोग बहुत कह देते हैं मैनिफेस्टेशन स्कैम है। स्कैम मैनिफेस्टेशन में नहीं है, कोई टेक्निक कोई विद्या गलत नहीं हो सकती, आपका तरीका गलत है। वही है ना मैम, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया कि ये जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स काम तब करती हैं जब आप अपने उन नेगेटिव इमोशंस को हटाते हो। लेकिन बहुत सारे कोचेज जो हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अफर्मेशन कर लो, मैनिफेस्टेशन कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, लेकिन उसकी फाउंडेशन, उसका जो बेस है वो क्लियर ही नहीं करते। जो आपने बताया था ना, एक एग्जांपल दिया था स्टूडियो वाला, कि ठीक है स्टूडियो तो साफ़ किया नहीं है, बस वो ठीक वैसे ही मतलब उसको डेकोरेट करने के लिए लगे हुए हैं। तो अगर वो ये कर रहे तो एक स्कैम नहीं होगा, वो पैसा भी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज़ काम भी नहीं कर रहे हैं। सर जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जो जैसे आपने कोचेस की बात करी है कि वो सिर्फ विजुअलाइजेशन करा रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन करा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी ना वे में आपको पास्ट के इवेंट से हटा ज़रूर रहे होंगे। अगर एक सही कोच आपको मैनिफेस्ट करवा रहा है और वो मैनिफेस्टेशन कोच है, तो वो पहले आपकी चीज़ों को डिलीट करवाएगा, आपकी चीज़ों को हटाएगा जो भी नेगेटिव है, आपकी कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके जाएगा, तब आपको मैनिफेस्ट करवाएगा। उसका प्रोसीजर वैसा होगा। अगर कोई ऐसा है कि आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन करा रहा है या आपको सिर्फ अफर्मेशन बुलवा रहा है, तो आप वहाँ मान सकते हैं। फिर हम उन्हें कोच नहीं कह सकते। वो कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान। हाँ, इस पॉडकास्ट को जो भी देख रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा दीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, स्टेप 4 ये है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्टेशन, आपका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलती हूँ, लेकिन इसका सबसे मेन कोर क्या है? इन द रिजल्ट हैप्पीनेस। सही बात है। अगर आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं है, स्ट्रेस है कि मुझे ये मिला नहीं, मुझे ये मिल सकता था, मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ, 4 महीने बीत गए, अभी भी मुझे पास नहीं आया, तो आप एक सही हैप्पीनेस में नहीं है। मतलब ये एक सिर्फ भ्रम है कि आप एक उसमें है। अब स्टेप की बात आपने करी, सबसे पहले आप खुद को एनालिसिस कीजिए कि जिस गोल को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, उस गोल से रिलेटेड कितने फेलियर्स के इमोशंस आपकी बॉडी के अंदर हैं। ठीक है, सबसे पहले खुद पे काम इस बात पे कीजिए कि आपके जो कुछ पहले के कूड़े हैं, कूड़ा ही कहूँगी मैं, बिल्कुल। ठीक है, तो वो उसको आप निकालिए। स्टेप 1 ठीक है। अब आपकी वो चीज़ खाली हो गई, आपका न्यूरल पाथ खाली हो चुका है। अब आपको चाहिए सेकंड कि आप अपनी इसी समय आपको वो नहीं बोलना है जो आपको चाहिए, पहले अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना है। कैसे? अब आपके पास हो सकता है पास्ट के इमोशंस चले गए, पर आपके पास कुछ इमोशंस जो एनर्जेटिकली आपके पास होते हैं आपके एनर्जी सेंटर में, जैसे ग्रीफ की एनर्जी, जलन की, ठीक है, ये सब ये बताते हैं कि पास्ट के इमोशंस तो निकल गए पर आपकी फ्रिक्वेंसी अभी भी लो है। ओके, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये करना है कि आपके इमोशंस को आपने हटाने के बाद अपनी फ्रिक्वेंसी को ऊपर उठाना है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ चक्रा कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, और सॉन्ग थेरेपी या जो आपने साउंड थेरेपी कही थी वो हम विजुअलाइज, अलग अलग पैटर्न से। मेन सबका उद्देश्य यही है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा लीजिए। ठीक है, फिर आपका थर्ड, जब आपने कॉन्शियसनेस ऊपर उठा ली तो लास्ट स्टेप क्या आता है? अफर्मेशन बोलना शुरू कर दें? नहीं, अब आप वाई ढूंढिए। वाई, वेरी नाइस। ठीक है, आप ये देखिए कि आपको वो गोल क्यों चाहिए, क्योंकि अब आपने अपनी कॉन्शियसनेस तो बढ़ा ली, अब आपको मोटिवेशन के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसलिए उस मोटिवेशन को अपने अंदर ढूंढिए कि वाई यू वांट टू दिस। जब तक जो आप चाहते हैं उसके साथ आपका एक पॉजिटिव इमोशन नहीं जुड़ा हुआ होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि वाई क्यों चाहिए ये मुझे, तब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे। राइट, ठीक है, अब वाई पता चल गया, मतलब आपने सोच लिया कि ठीक है मुझे इसलिए ये चाहिए। वाई के बाद एक्शन वाई के जैसे ही आपको वाई पता चलेगा, फिर तो आपके न्यूरल पाथ को कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, वो एक्शन में आ जाएगा। क्योंकि तब आपको मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपका अंदर का मोटिवेशन आपको बता रहा होगा कि वाई आर यू स्लीपिंग, जस्ट गेट अप एंड डू दिस एंड अचीव योर गोल।
क्योंकि तब इनर जो हायर सेल्फ है वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर चुकी होगी। और फिर जब आप एक्शन लेते हो, आप अफर्मेशन बोलते हो, आप डांस करते हो, आप वाटर टेक्निक करते हो, आप सिल्वर टेक्निक करते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। दैट इज मैनिफेस्टेशन। कोई बेस्ट टेक्निक भी आप बता सकते हैं मैनिफेस्टेशन की? सबसे बेस्ट टेक्निक है सर, अगर आप घर पे हैं, हम्म, एक्चुअली जब तक आपके अंदर शर्म है, क्योंकि वो भी एक लोअर फ्रिक्वेंसी है। शर्म से इंसान अपना बहुत नुकसान करता है। ठीक है? कैसे? जैसे ही आपके पास शर्म होगी, शर्म आपकी किन किन चीज़, शर्म मतलब क्या, आप खुद से खुद के लिए ही एक्शन नहीं ले पा रहे हो। अगर मैं कह दूं कि सर आप जाइए, आपके सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप कोई भी अपना फेवरेट गाना चलाइए और खूब मस्ती से डांस कीजिए, मत सोचिए कि दुनिया क्या कर रही है, क्या कह रही है, आप आराम से जाके डांस कीजिए। 50% लोग चले जाएंगे, 50% लोग शर्म की वजह से बैकफुट पे आ जाएंगे। एग्री। ठीक है? वो शर्म क्या, वो एक नेगेटिव फेज है। वो ये बताती है कि किसी एक समय में आपकी इमोशन, यानी जो आपने डिलीट किया है वो डिलीट हुआ नहीं है। ठीक है? इतने स्टेप आने के बाद भी अगर आपके पास शर्म ब्रेड है तो आपको अपने ऊपर एक छोटा सा स्टेप लेने की ज़रूरत है। आप अपनी ब्रीथिंग पर काम करना शुरू करें। ब्रीथिंग पे काम करना शुरू करें। जब आप अपनी ब्रीथिंग को अच्छा बेहतर करते हैं तो सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिवेट होती है, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। अच्छा, ठीक है? ठीक है। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आपको डाउट या डर हो, आप बैठ करके 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट अपनी लंबी गहरी सांस लेने और छोड़ने का प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला कदम जब आप उठाएंगे तो आपको डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। आप ब्रीथ पूरा ले रहे हैं, अग्नि तक जा रही है, प्राणवायु अग्नि है, वहाँ तक पूरी वायु जा रही है। अब आपके अंदर अग्नि जल रही है, अग्नि बढ़ रही है, अग्नि तेज हो रही है। आप एक बात बताइए, जिसके अंदर सुप्रीम पावर प्राणमय कोश कहा जाता है, हमारे अंदर ये 5 एक्सपेक्ट होते हैं, जिसमें से प्राण वायु एक अलग एक्सपेक्ट है, जो आपके अंदर की ऊर्जा को स्वयं ठीक कर देती है, हील कर देती है, क्लीन कर देती है। ओके। ठीक है? तो उसके थ्रू आप फिर आगे बढ़ सकते हैं आराम से। तो जो आपने कहा ना कि एक कौन सी टेक्निक होगी, तो पहला तो ये कि आप रूम बंद करो, अपना फेवरेट गाना चलाओ और हैप्पीनेस के साथ डांस करो। क्यों करो? क्योंकि उस वक्त आपका जो डोपामाइन रिलीज हो रहा होगा वो आपको हैप्पीनेस देगा इन अ गुड वे। ठीक है? आपका सेरोटोनिन इंक्रीज होगा फॉर योर सेल्फ लव। ठीक है? आपका एंडोर्फिन इंक्रीज होगा, मतलब आपका एंडोर्फिन उस समय रिलीज हो रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। जो लोग कहते हैं ना प्रोकास्टिनेशन हो रहा है, डांस कर लो, प्रोकास्टिनेशन चला जाएगा। मतलब अगर आप इनिशियल तुरंत करना चाहते हैं, इमीडिएट कहते हैं ना, अगर आप कैप्सूल जैसी कुछ रेमेडी करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक क्या है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करें। सर आपके ब्रेन में ना बहुत सी आवाज़ें हैं। ठीक है? पहले 3 आप अनुलोम विलोम 3 स्ट्रोक्स करें, 5 स्ट्रोक भस्त्रिका के करें। ठीक है? और 6 स्ट्रोक जो है आप सूर्य नमस्कार के कर लें। ठीक है। आपकी ऊर्जा की चेतना ऊपर उठ चुकी है। अब आपको ब्रेन को थॉटलेस करना है। थॉटलेस करने के लिए आप 50 से काउंट कीजिए, वैसे तो 100 से करते हैं। आप इतना कुछ करने के बाद आप 50 से 1 काउंट करेंगे, आपका ब्रेन 30 सेकेंड के लिए थॉटलेस हो जाएगा। उस वक्त जो चाहिए उसको बोल दीजिए कि थैंक यू, ये है मेरे पास। क्योंकि तब आप जब बोलेंगे ना तो आपके ब्रेन में कोई थॉट नहीं होगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। 50 to 1 जाना बड़ा मुश्किल होगा। आप में से सभी लोग करिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सर को बताइएगा कि क्या आपका ब्रेन थॉटलेस हुआ है। और जब वो थॉटलेस होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही बात को सुनने को रेडी है, जो आप बोलोगे। आपके और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है, आप डायरेक्टली पहुंचा रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तीसरा, वाटर टेक्निक इज़ द बेस्ट, बिकॉज धरती पर 90% पानी है और बाकी 10% स्थल है। जी जी जी। हमारे शरीर के अंदर भी 72% पानी है, जिसका 78% पानी सबकॉन्शियस माइंड में है। जब आप थॉटलेस होते हो, और पानी जहाँ है वहाँ इमोशंस है, और बिना इमोशंस के आप मैनिफेस्टेशन कर नहीं सकते हो। राइट।
ठीक है। राइट। तो जब आप थॉटलेस होते हो और अपने अपने इमोशंस हैप्पीनेस के साथ में उसको बोला कि मुझे मिल गया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ले लिया, ठीक है। अब वो 1 सेकेंड में बोली गई बात आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके न्यूरल पाथ को वो मैसेज भेज देगा कि नाउ आई वांट टू दिस एंड आई एम अचीव। यही न्यूरल पाथ जो आपका आसपास क्वांटम फील्ड है, जो आपकी मरखबा का वाइब्रेशन है, उसमें वो चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, वो ऐसा रोड मैप बनाना शुरू कर देगा। ठीक। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बता रही हूँ कि आप सांसें लीजिए, पेट तक पूरी जितनी कैपेसिटी हो उतनी भरिए, उतनी देर तक रुकिए जितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी तक आप सांसें रोक सकते हैं। ठीक है। उसके बाद धीरे 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 उन सांसों को तब तक निकालिए जब तक आपको ये एहसास ना हो जाए कि सांसें पूरी निकल गई हैं। और उस वक्त अपने ब्रेन को ये बोलिए कि आई रियली रिसीव दिस, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल चुका है। जब आप सांसें एकदम रोक देते हैं, आपका ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। अब ब्रेन को तुरंत ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। कैसे, जब सांस रोक देते तो एकदम से ऐसा लगता है ना इंसान, उसी तरीके से जिस तरह से आपने तेज सांसें ली, उतनी ही तेजी से सबकॉन्शियस माइंड आपकी आज्ञा का पालन कर देता है, क्योंकि उसको चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। और ये टेक्निक रियली बहुत बहुत तेज और फास्टर वे में हेल्प करती है। मतलब इसको एक प्रक्रिया कुंभक के द्वारा भी किया जाता है। ओके। थोड़ा सा हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा और बातें कर लेते हैं। और क्या बेनिफिट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के, कि मैंने बहुत सुना ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में। जी, देखिए, ब्रीथिंग का सबसे पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि, और लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज भी ये है कि लोगों की जो सांसें हैं वो आधी हैं। ओके। ठीक है। आप अगर सांस ले रहे हो, आपके शोल्डर हिल रहा है, आपका चेस्ट मूव कर रहा है, तो आपकी सांसें गड़बड़ है, ठीक है। आप सांसें लो, आपका हाफ बॉडी तो मूव ही नहीं होना हम चाहिए। ऑब्जर्व भी नहीं करते कि हम पूरी सांस ले रहे हैं, हम आधी सांस ले रहे हैं। कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो बिगाड़ी गई है बचपन से ना। जब एक बच्चा होता है, हाँ। छोटा बच्चा होता है जी, 90% हर बच्चे को कोल्ड होता ही होता है। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। 2 से 4 से 6 बार 10 बार कोल्ड हुआ, उस जैसे ही कोल्ड होता है बच्चा हाफ मुंह से सांसें लेता है, ठीक है। और मुंह से ली हुई सांस सिर्फ चेस्ट तक जाती है। राइट। आप लेके देखिए, आपको चेस्ट तक जाएगी, आप पेट तक सांस ही नहीं ले पाओगे, ठीक है। यस। राइट, ज़्यादा फोर्स चेस्ट में आता है, तो वो पैटर्न बिगड़ गया। अब कोई भी उसके ब्रीथिंग पैटर्न को ठीक करने पे काम ही नहीं करता। पहले लोग गुरुकुल चले जाते थे तो वो सांसें ठीक हो जाती थी, मैं ऐसा सोच सकती हूँ, ठीक है। अब वो अभ्यास होते थे गुरुकुल में। अभ्यास होते थे, प्राणायाम वगैरह, अनुलोम विलोम वगैरह चीजें होती थी। राइट। तो पहली तो प्रैक्टिस ये कीजिए कि आपकी सांसें पेट तक आए। आप एक हाथ को नेवल पर रख लीजिए और फील कीजिए कि आपका नेवल एरिया ऊपर और नीचे जा रहा है, ना कि आपका चेस्ट और शोल्डर मूव कर रहा है। तो पहला तो ये तरीका है कि आप सांसें अच्छी और बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर सांसों को लंबा करेंगे तो 3 चीज़ें आपके साथ बहुत बेस्ट होती हैं। एक तो आप कभी भी एंजाइटी, जो आप कहते हो ना एंजाइटी हो रही है, ये नहीं होगी। अच्छा। जो आप कहते हो ना फियर आ रहा है, ये नहीं आएगा। अगर आप पूरी सांसें ले रहे हो तो आपको फियर नहीं होएगा, ठीक। आप लोग कहते हो ना लेथार्जिक लग रहा है, आज मन नहीं कर रहा, मन कर रहा, आलस आ रहा है, सो जाते हैं, वो कुछ नहीं आएगा ये, क्योंकि आपने अपनी अग्नि को अपने क्राउन तक पहुंचा दिया है। हर एक ऊर्जा सेंटर तक अग्नि गई है, हर एक चीज़ को जलाकर बैठी है वो, मतलब हर नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके बैठी है, ठीक है। ठीक है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रेट्स हैं तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से सांसें लेते हैं, तो आप इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं। मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं तो, और अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं तो राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके आप लेफ्ट से लेते हैं तो आप काम हो जाते हैं। रीज़न क्या है? जब आप इमोशनली डाउन है तो इसका मतलब चंद्र नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, सूर्य नाड़ी डाउन हो गई है। आप जब चंद्र नाड़ी को बंद करके सूर्य को एक्टिव करते हैं, दोनों बैलेंस होते हैं, इसलिए इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं। जब आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत इरिटेट हो रहे हैं, इसका मतलब सूर्य नाड़ी की ऊर्जा बहुत बढ़ गई है और आप चंद्र नाड़ी को एक्टिव करते हैं तो आप बैलेंस हो जाते हैं। मतलब पूरा का पूरा एक साइंस है, विज्ञान है इनका। सांसों का कैसे प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे इसकी? देखिए, आपको पहले तो आपको यही प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपकी सांसें पूरी आएँ। इसी चीज़ को, जैसे आप कॉन्शियसली अभी सांस नहीं ले रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड में वो अपने आप चल रहा है, चल रहा है, ठीक है।
जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सांस पेट से आने और जाने लगे, तब आप समझिए कि आपकी सांसें बेहतर हो गई हैं। पहली, जिसकी प्रैक्टिस करने में ही आपको 3 से 4 से 5 महीने लग सकते हैं। राइट। आपने कब एक्सपीरियंस किया था मतलब इस चीज़ को? सर, जब मैंने समझा कि सांसों का इतना महत्व है, तो मैंने फील किया। मैं एक चीज़ और बताऊंगी, मैं कफ प्रधान बॉडी हूँ, ओके, तो मुझे कफ से रिलेटेड बहुत चैलेंज थे। ठीक है। सिर्फ एक सांस को पेट तक लाने और छोड़ने में मेरा वो कफ का चैलेंज खत्म हो गया, क्या बात है। सिर्फ सांसों की वजह से। क्या होता है, जब आपकी बॉडी कफ प्रधान होती है ना, तो आप लेजी होते हो। आपका कई बार ना शरीर जल्दी थकता है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर फोर्स डालता है, ठीक। जब आप पित्त प्रधान होते हो तो आप बहुत एक्स्ट्रा एक्टिव होते हो, मतलब ओवर एक्टिव हो जाते हो, जितनी है। जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो जब आप सांसें पूरी लेते हो तो आपका जो कफ एरिया है वो बर्न हो रहा है, इस एरिया की नेगेटिव एनर्जी बर्न होती है, और जब इमोशंस बर्न हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली बेहतर कर तो जब स्टार्टिंग में आपने शुरू किया, कुछ चैलेंजेस आए आपको? हाँ, शुरू में चैलेंज आते हैं, क्या क्या क्योंकि चैलेंज आए और जब कैसे तक आप ओवरकम किया? प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तक आप ध्यान देकर कर रहे हो, तब तक तो वो चल रही है। हाँ, क्योंकि आपको इसमें माइंडफुल होना पड़ता है। हाँ, माइंडफुल होना पड़ता है। लेकिन जब आप देखिए, यहाँ मैं एक उदाहरण से बताती हूँ आपको। जैसे जब आप पहली बार कंप्यूटर में टाइपिंग करते हो तो आपको ध्यान देना पड़ता है, ए कहाँ लिखा है, सी कहाँ लिखा है, बी कहाँ लिखा है, टी कहाँ लिखा है। सही बात लेकिन है। जब आप टाइपिंग सीख लेते हो और उसको कर लेते हो तो आप स्क्रीन की तरफ देखते भी नहीं हो, क्या टाइप कर रहे हो, हाँ ठीक है कर लेंगे, ऐसा होता है ना। ऐसे टाइपर को देखा ना कितना इजीली कर लेता है, उसको देखने कीबोर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके सबकॉन्शियस पहले वो माइंड में सेट हो जाता कॉन्शियसली कर रहा था, फिर वो सबकॉन्शियसली चला गया। राइट राइट ठीक। राइट। सांसों का भी सेम है कि पहले आपको वो प्रैक्टिस कॉन्शियसली करनी पड़ती है, फिर वो अपने आप सबकॉन्शियसली चली जाती है। ठीक है, ऐसा। जी जी जी। एक और हम मतलब काफ़ी सारे पॉडकास्ट भी हम देख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की काफ़ी बात हो रही है। आपका क्या एंगल है ग्रेटिट्यूड को लेकर? मेरे लिए ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है ना, एक ऐसी अवस्था है जब आप अपने सुप्रीम से, अपने गॉड से, अपने ईश्वर से इतने प्रेम में भरे हुए होते हो, इतने सरेंडर होते हो, उस वक्त आपके अंदर एक अनकंडीशनल प्यार इतना उमड़ रहा होता है, तब ग्रैटिट्यूड जनरेट होता है। एक्चुअली मैंने भी मैम इसको ना एक्सपीरियंस किया। कैसे एक्सपीरियंस किया कि हम ग्रेटिट्यूड उन चीज़ों के लिए करते हैं कि भगवान मुझे ये मिल गया, भगवान मुझे मतलब मेरी गाड़ी आ गई है, या मेरा ये गोल अचीव हो गया, ये गोल अचीव हो गया। मुझे ये लगता है कि भगवान ने हमें प्राइसलेस चीज़ें दी हुई है डेफिनेटली। ऑलरेडी, है ना, जिनका हमें हर दिन ग्रेटिट्यूड करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी सांसें जो हम अभी बातें करते, 5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट के लिए अगर ये सांसें रुक जाएं क्या होगा? वही जो मैंने कहा था, मैनिफेस्टेशन वाला प्रोसेस, है ना। है ना। हाँ। मतलब जिन आंखों से हम देख रहे हैं दुनिया को अगर ये आंखें हमारे पास ना हो, मतलब जो चीज़ इतनी प्राइसलेस हमें मिली हुई है, हम उनका ग्रेटिट्यूड छोड़कर, है ना, जो दिन हमें मिला है, ज़रूरी नहीं है ना जो रात को सोया था वो सुबह, मतलब हम जग रहे हैं तो हर कोई जग रहा होगा, राइट राइट। है ना। तो हाँ, आप उस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए आगे। मतलब मैंने तो इसको एक्सपीरियंस किया कि ग्रेटिट्यूड ऐसा नहीं है कि हमें बहुत जो चीज़ें नहीं मिली उसके लिए करें, जो चीज़ें ऑलरेडी है। इतने पेरेंट्स मिले हैं, बच्चे मिले, बहुत कुछ हमें भगवान ने दिया है, हमें उसका शुक्रगुजार तो वैसे भी होना चाहिए, है ना। तो जी, इसके पीछे एक स्टोरी सुनाऊंगी हेमंत जी। एक छोटी सी स्टोरी है, जब मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही थी उस समय मैंने सुनी थी कहीं पर कि एक व्यक्ति होता है, वो उस गांव का बहुत धनाढ्य व्यक्ति होता है, बहुत सुखद जीवन जी रहा होता है। तो वो कहता है कि अब ईश्वर से उसके पास ईश्वर के कुछ दूत आते हैं, तो वो उन दूतों से कहता है कि अब ईश्वर से कह दो कि मेरे पास अब पर्याप्त है, अब रहने दे, अब मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे ना दें, जिसको ज़रूरत हो उसको दे दें। तो उसके जो दूत ईश्वर के आए थे वो उनके पास जाकर कहते हैं कि ऐसे ऐसे वो व्यक्ति ने कहा। तो ईश्वर ने उससे कहा कि उससे कह दो कि अब वो धन्यवाद करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा।
ठीक है, मैं मतलब वो ग्रैटिट्यूड करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। लोगों ने ग्रैटिट्यूड को मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक बना ली है। यस, ठीक है, यस, जो चाहिए उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो, जो चाहिए उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। जो है, जब हम उस जो आपने बात कही, हाँ, जो है उसके लिए अगर हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते तो ईश्वर को लगता है कि जो हमने दिया है उसमें अगर ये इतना खुश है तो इसको और दो, ताकि ये और बेहतर ग्रैटिट्यूड कर पाए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड जो मैंने आपसे कहा ना, सुप्रीम के प्रति इतना प्रेम हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि आप अनकंडीशनल ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दो। लोग कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप एक बार थैंक यू उस भगवान को बोलो और आपके रोम रोम में वो इमोशन आ जाए ईश्वर के प्रति कि थैंक यू, क्या जिंदगी दी नहीं, ये है। फील करके देखो ना, आप अपनी बॉडी को ले कुछ भी फील करके देखो। अगर ये हाथ अगर हमारे ना हो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है। हाँ, फील तो obvious सी करो, बात। एक बार फील करो क्या होगा अगर हमारे पैर ना हो या कोई भी ऑर्गन ना हो, या जो 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 चीज़ें हमें मिली हैं, चाहे हमें अपने पेरेंट्स मिले, आज वो हमारे पास, हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जिस दिन वो नहीं होंगे, एक बार फील तो करो। तो ग्रेटिट्यूड तो बिल्कुल बनता है। ठीक है, एक टेक्निक की बात और भी आप बहुत करते हैं, विस्पर टेक्निक, क्या होती जी है वो? जी, विस्पर टेक्निक ऐसा है कि जनरली ये बच्चों पे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि एक बच्चे का जो माइंड होता है ना, वो 3-5 साल तक आपका बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है केवल वही सुन रहा होता है। उसके ना तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होते हैं ना तो राइट ब्रेन एक्टिव होते ठीक हैं। है। ठीक है, तो उस वक्त आप उस बच्चे को कुछ भी विस्पर, मतलब जब आपका बच्चा सो रहा है, ठीक है, या आप उसके साथ खेल रहे हैं या आप उसको तैयार कर रहे हैं स्कूल के लिए। मैं बेसिकली मेरी बच्ची को तैयार करती थी तो ये सब बोलती थी। ठीक है, तो आप उसको बोलो ना कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, आप बहुत ओबीडियंट हो। तो आप उसके कानों में ये बोल रहे हो ना। एक बच्चा सोते समय भी उसका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, और उस वक्त जब आप बोल रहे हैं तो वो उसे ग्रैब करता है, और जब वो बड़ा होता है तो आप देखोगे उसके जो व्यवहारिक ट्रेट्स हैं वो बिल्कुल वैसे होते हैं। एक्चुअली मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल करता हूँ। मैं थोड़ा सा एक किस्सा बताता हूँ। मेरा बेटा 3.5 साल का, ठीक है, रात को कई बार वो वैसे अपनी मदर के पास सोता, तो रात को उठ के आता है, पापा मुझे आपके पास सोना, आप बहुत अच्छे लगते हो, अच्छा, आप बहुत अच्छे हो। मैं कहता हूँ बेटा आप भी बहुत अच्छे हो। मतलब कभी मैं कभी वो, तो उसका वो पैटर्न बन चुका है। जब भी मेरे पास आएगा, पापा आप बहुत अच्छे हो, मैं क्या बोलूँगा, बेटा आप बहुत अच्छे हो, है ना। धीरे धीरे उसके कॉन्शियस से वो सबकॉन्शियस में जा। डेवलप हो गया। हाँ, यस, राइट। अच्छा, साक्षी मैम, आपने देखा होगा आजकल है ना, लोग इमोशनली बड़े वीक होते जा रहे हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सारा खेल इमोशंस का है कि इमोशनली कैसे स्ट्रांग बनते हैं। देखिए, आपके पास इमोशनली वीकनेस तभी आ रही है जब उसके कोई भी जड़ आपके बचपन में या टीनेज में बोए गए हैं। ठीक है, आप देखिए जो भी व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग है, आप उसके पैटर्न बचपन में जाकर या टीनेज में जाकर देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो जो उसकी परवरिश हुई है ना, वो बहुत स्ट्रांग और स्ट्रेंथन पेरेंट्स ने करी है। उसके साथ ऐसे इवेंट्स किए हैं जिसकी वजह से वो इमोशनली स्ट्रांग है। आप एक 18 साल के बच्चे को ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप उसको अब इमोशनली स्ट्रांग कर सकते हैं अपनी बातों से, या उससे कह दे तुम इतना इमोशनल क्यों हो, तुम तो बड़े हो गए हो। वो ट्रेनिंग देने की ज़रूरत बच्चे को छोटे से ही है कि वो इमोशनली स्ट्रांग हो। जैसे ही बच्चा 7 साल क्रॉस करता है, क्योंकि 7 साल तक वो, आप 7 साल तक उसको इमोशनली स्ट्रांग वे में कोई वैसी प्रैक्टिस नहीं करा सकते हो। विस्पर टेक्निक कर सकते हो, उसको मेडिटेट करा सकते हो, योगा करा सकते हो, आप उसके साथ ज़्यादा समय बिता सकते हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि 7 साल के बाद उसका लॉजिकल माइंड बनना शुरू होता है, ठीक, और इमोशंस का ज़्यादा जो एक्सपेक्ट आता है वो लॉजिकल माइंड से आता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से वो सही गलत चुनना शुरू करता है। अब आपने कहा कैसे बना सकते हैं, वहाँ से शुरुआत कीजिए अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बनाने की। पहली चीज़, मान लीजिए कि वो बच्चा बहुत बड़ा हो चुका और जनरली आपको कोई ऐसी चीज़ करनी है जहाँ पे आप इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हो। सबसे पहले यही है कि आपको अपनी सेल्फ के अंदर के जो भी इमोशंस हैं नेगेटिव, वो हटाइए, प्लस आप चक्रा कर सकते हैं। ठीक है।
चक्रा इसलिए क्योंकि आप जितनी लाइफ जी चुके हैं उनके जो भी नेगेटिव एक्सपेक्ट्स हैं वो सब कुछ अंदर कहीं ना कहीं फेजेस में आपके चक्रास में है। ठीक, जब चक्रा पे काम करते हैं तो ब्रेनली भी, इमोशनली भी और एनर्जेटिकली भी आपके अंदर इमोशनल बैलेंस आता है। आपका इमोशंस जो आपका नेवल है उससे नीचे एक सैक्रल चक्र होता है, आपका इमोशंस वहाँ से आता है। उस चक्र को अगर आप बैलेंस करते हैं तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। और एक छोटी सी रेमेडी भी देना चाहूँगी जो मैंने खुद अपने लिए बहुत अच्छे लेवल पर करी है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। और मेरे साथ मैंने बहुत सारे और मेरे साथ जुड़ने वाले को भी दिया है और उनको भी इसका फ़ायदा मिला है। जो सैक्रल चक्र है ना, सैक्रल चक्र में ऑरेंज कलर की ऊर्जा होती है जो कि क्रिएटिविटी और इमोशन से रिलेटेड है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर एक चक्र पे एक देवी या देवता का वास होता है। ठीक है, आपके सैक्रल चक्र पे देवी का वास है, शक्ति का वास है। ठीक है, जैसे रूट चक्र पे गणेश का वास है, वैसे ही सैक्रल चक्र पे देवी का वास है, शक्ति का वास है। आप सैक्रल चक्र का ध्यान यानी नाभि से नीचे के पोर्शन, क्योंकि आप देखो ना एक लेडी के अंदर जो प्रेगनेंसी बच्चा जो कंसीव करती है ना, वो भी जो यूट्रस वाला एरिया होता है वो वहीं होता है। और सैक्रल चक्र एक जननी यानी माँ से रिलेटेड है। उस एरिया को ध्यान में रखते हुए, माँ को ध्यान करते हुए आप वहाँ पे कोई भी चैंटिंग, दुर्गा माँ की या किसी भी चीज़ की चैंटिंग करते हैं तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथन आता है। मैं सर्वमंगल मांगल्य कराती हूँ, जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ठीक है, मैं लिखित तौर पे दे रही हूँ, हर वुमेन को करना चाहिए, मेंस को भी करना चाहिए। फेमिनाइन एनर्जी वहाँ से बहुत स्ट्रांग होती है। आप 11 दिन बैठ करके जितनी देर आपका मन लगे उतनी देर बैठकर इस मंत्र को करना शुरू कीजिए। 11वें दिन आपके चैनल पे आके जिसको ये इमोशनली स्ट्रांग हो गया, जिसको अपने अंदर शक्ति का अनुभव होने लगे, वो ज़रूर आकर कमेंट कीजिएगा कि डेफिनेटली ये बहुत रिजल्ट देता है। आपका पूरा इमोशनल पावर हाउस वही है। जी साक्षी मैम, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं कि आप भी अपनी लाइफ में एक बार डिप्रेशन पे गए थे, क्यों गए थे उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप डिप्रेशन में गए थे तो आप मतलब उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आए, क्योंकि आज के दिन बहुत सारा यूथ ऐसा है कि डिप्रेशन में जाके, फ्रस्ट्रेशन में जाके सुसाइड तक अटेम्प्ट कर रहा है ना। तो कैसे अगर कोई डिप्रेशन में है वो कैसे अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है? बिल्कुल, देखिए डिप्रेशन आने के पीछे कोई ना कोई तो कारण होता है। Right. कोई ना कोई इवेंट होता है, कोई इमोशनल ब्रेक होता है, किसी तरह के फेलियर्स हो सकते हैं, मतलब वो कोई भी इवेंट हो सकता है जिसने आपको इमोशनली ब्रेक किया है। Yes. ठीक है, सबसे पहले कि जिस कारण से आप इमोशनली ब्रेक हुए हो उस कारण को एक्सेप्ट करो। नाउ इट्स हैपन। आप इमोशनली तब तक परेशान हो, तब तक डिप्रेशन में हो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि ये चीज़ हो चुकी है। स्टेप 1 एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस। ठीक है, ठीक है, पहला यही है कि मैं तब तक परेशान होती रही जब तक मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ये हो चुका है। ठीक है, कोई भी इंसान जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करता है जिस वजह से वो परेशान है कि इट्स हैपन, नाउ व्हाट, नाउ व्हाट। अब व्हाट के पीछे ना वाई भी ढूंढना होता है। मतलब वाई मी नहीं करना डिप्रेशन में कि वाई मी। हाँ, वाई मी नहीं करना है, वो पहले स्टेट में आता ही आता है मन जी। हाँ, कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, वो पहले स्टेट में आता है। लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हो कि वाई मी का क्वेश्चन आ गया ना, तो नाउ एक्सेप्ट दैट कि अब ये हो चुका है, मुझे कैसे इससे बाहर निकलना है। क्योंकि जैसे आप एक्सेप्ट करोगे ना, आपके पास 50 ऐसे रास्ते खुल जाएंगे कि कैसे इसे ठीक करना है। ठीक है, ठीक है, मैं हीलिंग का हेमंत जी भी नहीं जानती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये भी कोई इंडस्ट्री होती है। ठीक है, मुझे नहीं पता था रेखी कोई चीज़ होती है, मुझे सीरियसली नहीं पता था कि NLP कोई चीज़ होती है। ठीक है, जब मैंने एक्सेप्ट किया कि ये चीज़ हो चुकी है, एंड सेकेंड चीज़ एक्सेप्ट किया कि आई एम अ मदर। ओके। दूसरी चीज़ ये थी, वाई मेरा बहुत स्ट्रांग था कि आई एम अ मदर। ठीक है, आपके पास उस चीज़ से निकलने के लिए एक तगड़ा वाई होना चाहिए। अगर आप, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मेरे पास तो ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है। नहीं यार, आपकी ट्रिगर के बाद का वाई है स्ट्रॉन्ग, आप खुद। क्या आप खुद इंपॉर्टेंट नहीं है अपनी लाइफ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्या इस जिंदगी में सिर्फ खाने पीने मौज करने आए हैं? नहीं,
जिंदगी में बहुत बड़े बड़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, राइट राइट ठीक है। तो वाई ढूंढो कि क्यों आप इम्पोर्टेंट हो खुद के लिए और दुनिया के लिए, आप कितना कुछ दे सकते हो, ठीक है, आप कैसे हेल्प कर सकते हो। तो उस वाई ने मेरे को, चूँकि मैं 11th क्लास से मेडिटेशन कर रही हूँ अच्छा जी, ये ईश्वर की एक कुछ कहते हैं कि जो इंसान इस इंडस्ट्री में आता है या इससे रिलेटेड है, कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, उसको भगवान ऐसा नहीं है कि किसी एक इवेंट में एक समय निश्चित कर दिया कि अब ये इस जगह पे जाएगा। इट्स नॉट चूजन बाय यू, इट्स चूजन बाय दैट, मैं ये मानती हूँ, ठीक है। तो वो किन्हीं कारणों से मैं 11th क्लास में चक्रा सहज योग से जुड़ गई थी। मेरी माँ, एक आपने सुना होगा निर्मला देवी करके, उनके साथ जुड़ी थी। तो मेरी माँ के साथ साथ मैं भी उनके मेडिटेशंस करती थी बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दैट। 8th क्लास में मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू करी थी, बुक्स लोगों से छुप छुप के पढ़ती थी। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता था चंद्रमा, शुक्र और ग्रह के बारे में पढ़ने में। और मेरे दादाजी चूँकि ऐसी बुक्स रखते थे तो उनकी लाइब्रेरी में मुझे ये बुक्स मिल जाती थी, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट था बचपन से, ऐसा आप कह सकते हैं, किसमें, जो चीज़ अलग है उसको पढ़ने में, ठीक है ठीक है। अब जब, चूँकि मैंने चक्रा मेडिटेशन कर रखा था, बीच में एक फेज था जब मैं बहुत बिजी हुई तो मेरे से छूट गया था, जिसकी वजह से ये इवेंट्स आए। अगर वो नहीं छोड़े होते तो इवेंट्स नहीं आते, ये भी बात है। अच्छा तो मैंने चक्रा करना शुरू किया और ये आपको ना सेल्फ गाइडेंस आती है, अपने आप को रोकिए मत। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी नेगेटिव फेज में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, और आप जैसे एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी आपके पास तुरंत गाइडेंस आती है कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो मैंने चक्रा करना शुरू किया और जैसे ही चक्रा करना शुरू किया, डोंट नो, पूरे मोबाइल में रेकी, हीलिंग मोडालिटी, अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इससे क्या होता है, ठीक है। तो मैंने रेखी को सबसे पहले सुना कि रेखी होती है जिससे आप मेंटली ठीक हो जाते हो, फिजिकली ठीक हो जाते हो। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, 1 नंबर से हर एग्ज़ाम मेरा रुक रहा था, तो मेरे लिए डिप्रेशन का वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो आप एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाता है, ये भी मेरे मन में एक लालच था उस टाइम पे, इनिशियल स्टेट में, जब आप कह रहे हो ना वाई मी वाले फेज में जब आप रहते हो। तो मैंने खुद को हील करने के लिए ही सीखा था पहले कि मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि डिप्रेशन के टाइम में मेरी स्वाद चला गया था, मुझे नमक और चीनी पता नहीं चलती थी। मैंने खाना खाया है, मतलब आप इस लेवल के डिप्रेशन में जा चुके थे? यस, मुझे खाने में नमक नहीं पता चलता था, मतलब बिना नमक का भी खाना आ गया, जबकि मैं बहुत, मतलब ऐसे पर्सन थी, ऐसी बच्ची थी कि मेरे को खाना अच्छा चाहिए, मतलब मैं टेस्ट, बनाना और खाना दोनों मेरे लिए उस टाइम पे टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। अब तो नहीं है लेकिन तब था। एंड मेरी माँ को लगा कि इसको और हाँ, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोविड के टाइम में हुआ होगा, तो कोविड के कारण, कोविड से पहले हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से जब चक्रास करना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे खुद पे अवेयरनेस आई कि मुझे खुद को ठीक करना है। फिर जब आप वाई मी से एक्सेप्टेंस में आते हो तो सेकंड चीज़ आती है सरेंडनेस। फिर आप जो सिचुएशन है ना, आप उस सुप्रीम पर सरेंडर कर देते हो। आई रियली डोंट नो ये सब जो मेरे पास आ रहा है ये क्या है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं दिमाग में उस वक्त कि ये क्या चल रहा है, चक्रा क्या होता है, रेखी क्या होता है, ऐसे वाइट लाइट क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, हज़ारों सवाल जहन में चलते हैं। लेकिन जैसे आप सीखते जाते हो, मुझे ये लगता है कि ये पूरी जर्नी गाइडेड होती है। आप किसी के द्वारा गाइड किए जाते हो, या आप कह लो सेल्फ बीइंग के द्वारा गाइड किए जाते हो। फिर मैंने रेखी करी, रेखी ग्रैंड मास्टरशिप 2 बार करी, 16 से भी ज़्यादा हीलिंग मोडालिटी पे काम किया खुद के लिए। फिर वो खुद पे काम करते करते मैं लोगों से कनेक्ट होने लगी, ठीक है। एक केस सही हुआ, फिर 2 केस सही हुआ, फिर 3 केस सही हुआ, फिर मुझे लगा कि शायद मैं बनी इसीलिए हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर उस पर काम करना शुरू किया। बहुत सीवियर केसेस भी मैंने सॉल्व किए, जो 12-12 साल तक जो डिप्रेशन में रहे हैं, और उसको डॉक्टर ने छोड़ दिया था कि ये नहीं। एग्जांपल दे सकते हैं आप जैसे? हाँ, जैसे एक लेडी थी, मैंने कई पॉडकास्ट में बताया भी है, वो एक ऐसा केस था मेरी लाइफ का, हेमंत जी, जिसने मुझे मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस दे दिया था। अच्छा। वो मेरा टर्निंग टाइम था, ऐसा समझ सकते हैं आप, शिफ्ट करना मेरे करियर को इस दिशा में। तो करियर जैसा सोच के तो नहीं चूज़ किया था मैंने। वो जब वो 12 साल से डिप्रेशन में थी, उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। शी इज़ वेरी फेयर इन नॉर्मल डेज, ठीक है।
पर उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। एक लड़कियों में लोच होती है, शरीर लचीला होता है, पर उनका पूरा स्टक हो गया था, टाइट। ठीक है, इफ़ शी लुक यू लाइक, तो मतलब आप डर जाओ, ऐसा वाला। ठीक है, तो उनको मैं पर्सनली जानती थी। मैंने उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट करी कि मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, आप उन्हें भेजिए मेरे पास किसी भी वे में, मैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करूँगी। बिकॉज मैं खुद डिप्रेशन से निकली थी, तो मुझे ऐसे पर्सन को देख के लगता था कि ये किस तरह किस इमोशंस में होगा, मेरे को वो फील होता था। तो उनकी फैमिली ने भेजा, और वो 1 हफ्ता की ज़बरदस्ती बैठती थी, फैमिली के प्रेशर में बैठती थी, लेकिन 1 हफ्ते में जो भी उन्होंने मेरे साथ किया उससे उनको रिलीफ फील हुआ। ठीक है, और वो चले गए थे तो वापस लौट के खुद से आए फिर। और जनवरी, जब जिस टाइम पे भी मैंने स्टार्ट किया था, जनवरी लास्ट वीक में मैंने उनको स्टार्ट किया था हील करना, पूरा फरवरी मैंने लिया था। मार्च में लगभग 12 साल बाद उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ होली मनाया था। तो क्या किया, ऐसा क्या किया आपने? NLP, कुछ नहीं किया, सिर्फ NLP। अच्छा, NLP के बारे में मतलब थोड़ा सा कोई टेक्निक बता सकते हो? देखिए, आप परेशान क्यों हैं? कोई भी इंसान जो आज परेशान है, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, वो परेशान अपनी करंट सिचुएशन के लिए है ही नहीं। राइट। ठीक है, करंट सिचुएशन में कोई चैलेंज होगा, उससे परेशान है, लेकिन उस चैलेंज के पीछे का जो इमोशंस है, जो पास्ट की यादें हैं, उसने ये कहा, उसने ये बोला, उसने ऐसा कर दिया, मैं कुछ नहीं बोल पाई, वो कुछ नहीं बोल पाया, ये वाले जो ट्रेट्स हैं ना, इन्हीं में उलझा हुआ है। उसका शरीर 2026 में है, पर उसका मन 2020 में है। ठीक है, आप समझ रहे हो? उसका शरीर आज 2026 में है, शायद वो आज से 2000 में है। ठीक है, तो शरीर यहाँ आ गई, चेतना वहीं अटकी है। ठीक है, तो परेशान इंसान पास्ट से है। NLP वो पास्ट डिलीट कर देता है। ठीक है, आपके अंदर कोई मेमोरी नहीं है, कोई साउंड्स नहीं है, किसने क्या कहा ये नहीं है, किसने क्या बोला था ये नहीं है, क्या इवेंट हुआ था ये भी नहीं है। तो आपने नेगेटिव हटा दिया ना, पॉजिटिव लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही आपकी पूरे न्यूरल 80 ट्रिलियन सेल्स को ये पता चलता है कि आपको अब नेगेटिविटी नहीं चाहिए, नाउ यू आर रेडी विद द हैप्पीनेस। ठीक है, तो आपका शरीर आपकी इंटेंट से काम करता है, आपकी क्या इंटेंशन है। ठीक है, अगर आप बार बार नेगेटिव चीज़ को सोचते हो, तो आपके 80 ट्रिलियन सेल्स को पता है कि इससे वही दुख में मज़ा आ रहा है, वही बढ़ाओ। तो क्या होता है, वो पास्ट का जो चैलेंज होता है, वो रिपीटेडली वैसी ही चीज़ें होती रहती हैं। जैसे ही आप उसे हटाते हो और उसे बोलते हो, खुद में आप विजुलाइज कराते हैं, जैसे मैंने अभी आपको विजुलाइज कराया, तो डिलीट कराने के बाद मैंने एक अच्छी मेमोरी याद दिलवाई। तो आपको क्या किया, आपको ये बताया, आपके सेल्स को मैंने ये बताया कि इन्हें पुरानी नहीं चाहिए, अब ये नई वाली खुशी वाली चाहिए। तो 80 ट्रिलियन सेल्स के पास अब क्या इमोशंस आए, पॉजिटिव वाले आए। तो वो क्या करेगा, अब इसे हैप्पीनेस चाहिए, इसको पॉजिटिव इवेंट्स। तो जो आपका क्वांटम फिजिक्स का बूम ब्रेन है, जो वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, वो वहाँ जाएगा, टकरा के वापस वहीं लाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ग्रीन बॉल दीवार पर फेंकूँ तो रेड मेरे पास वापस आ जाएगी, ग्रीन फेंकूंगी तो ग्रीन ही आएगी। बिल्कुल ज़िंदगी भी वैसी ही है कि हमने हैप्पीनेस अगर अपने सेल्स को दिए जहाँ से हमारी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, तो वो हैप्पीनेस ला के देगा। हमने पास्ट के कोई पुराने इवेंट्स दिए हैं, तो वो वहीं लेकर आएगा। हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बार बार आपको नेगेटिव करता है। बार बार वो आपके फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, तो मतलब कैसे अपनी एनर्जी को हायर लेवल पे रखा जाए और कैसे उससे बचा जाए? जी, देखिए, जो स्पिरिचुअलिटी कहती है, या जो ये विद्या कहती हैं, या जो ये इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि आपको दूसरे को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये गीता में भी कहा गया है, डोंट चेंज टू अदर्स। आप दूसरे को नहीं बदल सकते। लेकिन वो दूसरा बार बार नेगेटिव कर रहा है, आपको बार बार नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में लेके आ रहा है। आपके साथ एक बंदा हर किसी के साथ कर रहा है ना, हाँ, हर एक बंदा सबके साथ में कर रहा है। आप अपनी चेतना को जैसे ही बढ़ाओगे, उसकी चेतना छोटी है। मतलब ऐसे मान के चलिए कि आप एक पतले इंसान हैं, वो भी एक पतला इंसान है, आप अपने ऊपर काम करते हो, जिम करते हो, न्यूट्रिशंस लेते हो, प्रोटीन्स लेते हो, आप स्ट्रांग हो जाते हो। ठीक है, ठीक है, अब ये आया लड़ने, क्या लड़ पाएगा? नहीं, ये क्या आपको देख के ही भागेगा। ठीक है, आपने अपनी जैसी कॉन्शियसनेस बढ़ाई, आपकी ऊर्जा जैसे ही बढ़ेगी, आपके जीवन में वो लोग आपसे चले जाएंगे जिनकी कॉन्शियसनेस नीचे है।
आपको खुद से किसी को दूर करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप दूर हो जाए। वो अपने आप भाई आपकी नहीं, अगर वो फैमिली में हुआ तो देखिए तो आपके बीच का इमोशंस खत्म हो जाएगा, आपको वो इमोशनली इफेक्ट करना बंद कर देगा। या तो वो सुधर जाएगा आपके प्रति, या तो आप दोनों के बीच आपको इमोशनली इफेक्ट होना बंद हो जाएगा, यानी आप अपनी ऊर्जा को सेव कर लोगे। ठीक है, देखिए कर्म बंधन, एक सोल, जो ये कहा गया है कि एक सोल अकेले आती अकेले जाती है, उसके पीछे कहने का रीज़न यही है कि एक सोल आई है, अपना कर्म करेगी, अपना कर्म रिजॉल्व करेगी और अपने कर्म के साथ जाएगी। ठीक है, चाहे वो एक माँ के गर्भ से आकर के एक बच्चे के द्वारा भेजी जाए। ठीक है, इन पूरे प्रोसेस में वो सोल अकेले ही आई थी, अकेले ही गई है, अपने ही कर्म को भोग कर गई है। तो जब वो अपने कर्म को ठीक करती है तो जो उसके साथ जुड़े हुए कर्म बंधन हैं वो या तो उससे अलग हो जाते हैं या तो रिजॉल्व हो जाते हैं। एग्री। इसको मैं एक ना छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ 2 मिनट के लिए। जस्ट आप कोई एक पुराना पाइप है, छोटा सा पाइप है, घर में पड़ा हुआ है, आपने उसे टैब में लगा दिया। ठीक है, नल में लगाया। ठीक है, जब आपने ऑन किया तो क्या होगा? गंदा है, पुराना है, थोड़ा मिट्टी विट्टी घुस गई है तो क्या होगा? पहले मिट्टी आएगी। हाँ, पहले मिट्टी निकलेगी। हाँ, ठीक है, यस। जब मिट्टी पूरी निकल जाएगी फिर क्या होगा? साफ पानी निकलेगा। हमारी चेतना का स्तर भी ऐसे ठीक होता है। जब हम पहले स्टार्ट करते हैं तो ये लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं ना, वो और परेशान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जितना कार्मिक अकाउंट है वो और क्लीन होना शुरू होता है। ठीक है, तो जब वो सब निकल जाएगा तो पूरी मिट्टी निकल गई ना, तो पाइप में साफ पानी है। जब आपके अंदर से पूरी नेगेटिविटी निकल जाएगी ना, तो आपकी चेतना शुद्ध हो गई। ठीक है, अब उसमें कोई मिट्टी नहीं है, यानी आपके आसपास कोई नेगेटिव पर्सन रुक नहीं पाएगा। आप देखो, जैसी आपकी चेतना चेंज होती ना, मैं मेरी ही जीवन से बता रही हूँ सर, जैसी मेरी चेतना चेंज हुई ना, सच में मेरी लाइफ से बहुत से लोग गायब हो गए। ठीक है, और मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि वो गायब हुए तो उनकी जगह कोई और नहीं आया। मेरी लाइफ में जैसे ही नेगेटिव पर्सन्स गायब हुए या उनके साथ में मेरा इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म हुआ या मैं न्यूट्रल हो गई उनके प्रति, ठीक, वैसे ही हायर कॉन्शियसनेस के लोग मेरे से जुड़ने लगे। भाई अगर कोई रेखी सिखाने वाला गुरु मेरे से जुड़ा तो वो इसलिए मेरे से जुड़ पाया क्योंकि मैंने मेरी चेतना को ऊपर उठाया था। राइट। ठीक है, जब मैंने और चेतना को बढ़ाया और ऊपर किया तो और हायर कॉन्शियसनेस के लोग मिलने लगे। जब मैंने अपनी चेतना को और ऊपर उठाया तो और बेहतर चेतना के लोग मिलने लगे। तो अगर आप अपने जीवन में अच्छे लोगों को पाना चाहते हो तो पहले खुद के अंदर अच्छा हो जाओ। ये मत कहो कि लोग बुरे हैं, ये कहो कि मैं शायद कहीं बुरा हूँ, इसीलिए वही ऊर्जा अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली किसी भी वे में परेशान कर रहा है, अपने अंदर झांको कि आप अपने अंदर खुद को कहाँ परेशान कर रहे हो। और जैसे ही आप अपने आप को परेशान करना बंद कर दोगे, मतलब हाँ, वही काम करोगे अपने पे, अच्छे वो बंदे डिलीट होना शुरू हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो आसपास की नेगेटिव्स। साक्षी मैम, अब तक की आपकी लाइफ की 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या है? सबसे पहला ये कि आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिए। मतलब इमोशनल बैलेंस होना इस जिंदगी की सबसे बड़ी पावर है। मीन्स क्या? मतलब इमोशनल बैलेंस होना मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बहुत गुस्से में हैं या बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं, मतलब एक बैलेंस स्टेट है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आप कभी इमोशनली किसी से अटैच ही नहीं हो रहे हैं और इतना भी नहीं कि आप इमोशनली बहुत अटैच्ड हो गए। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप बैलेंस होते हैं तो आपके सोचने समझने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और आपको सही और गलत में अंतर करना दिखना लगता है। आप तब तक सही गलत नहीं देख पाते हो जब तक कि आप इमोशनली इम्बैलेंस होते हो। अगर आप बैलेंस हो तो आप सही गलत अच्छे से देख। ठीक है। तो फर्स्ट इज इमोशनल बैलेंस, सेकंड इज कि आप इस धरती पर क्या करने आए हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी 30 साल की जिंदगी भ्रम में गुजार दी, बेकार गुजार दी, जबकि मुझे तो ईश्वर ने 17 साल की एज में बता दिया था कि जिंदगी का ट्रुथ ये है। मैंने अपनी अज्ञानता में उसे छोड़ दिया। ठीक, तो सबसे बड़ा ये कि मुझे लाइफ का सबसे बड़ा लेसन ये मिला। लोगों को लग सकता है कि ये अजीब बात है कि अब इन्हें चक्रास के बारे में या इमोशंस के बारे में या लाइफ के बारे में, सोल के बारे में पता चला। मुझे लगता है मेटलिस्टिक लाइफ से ज़्यादा अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ है, बिकॉज वहाँ पे आप
खुद की सोल को समझते हैं। तो स्पिरिचुअल लर्निंग इज अ बिग लर्निंग फॉर माई सेल्फ। थर्ड, ठीक है। थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज आप इस धरती पर उसके सिर्फ एक चैनल हो, तो उसके बनाए चीज़ों को पर्पसली ठीक करने की कोशिश करो, मतलब जितना आप दे सकते हो। मेरे अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ जो डेवलप हुई, दैट इज़ गिवर। आई एम अ बिग गिवर राइट नाउ, मतलब जो कि मैं पहले नहीं थी। मुझे चीज़ों से अटैचमेंट हो जाता था। लाइक अगर मान लीजिए, जैसे हर किसी को होता है जब इंसान मटेरियलिस्टिक होता है, मुझे ये स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है कि जब मुझे अपनी ही चीज़ों से बड़ा लगाव हो जाता था। ओके, ठीक है, अपने ही लोगों से बड़ा लगाव हो जाता था। आई एम नॉट गिवर, आई एम जस्ट अटैचमेंट क्रिएटेड। तो मैं गिवर बन पाई आफ्टर द लर्निंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आप अनकंडीशनल गिवर होते हो तो आप अनकंडीशनल रिसीवर होते हो। दैट इज द बिग लर्निंग। क्या बात। जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? फोकस ऑन योर सेल्फ। सबसे पहले खुद को बदलिए। आप अकेले खुद को बदलेंगे तो शायद आप इस धरती पर बहुत कुछ बदल लेंगे, क्योंकि जब तक आप बाहर बदलने की कोशिश करेंगे तो कोई भी नहीं बदलेगा। इस पॉडकास्ट को जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर सब एक ट्रुथ ले लें कि मुझे अपने आप को बदलना है, तो शायद हम 2% भी सही पर धरती पर बहुत कुछ बदल पाएंगे। वेरी नाइस। साक्षी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। थैंक यू और हेमंत जी। आज सच में मतलब बहुत कुछ नया और अलग सीखने को मिला, थैंक यू। क्योंकि काफ़ी सारे पॉडकास्ट हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पे किए थे। आज एक अलग से एक एंगल समझ में आया, एक नज़रिया समझ में आया, और आई होप सबको समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। थैंक यू, बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपके क्वेश्चंस भी ऐसे बहुत एंगेजमेंट बनाए रखी है आपने। एंड थैंक यू कि आपके माध्यम से हम शायद बहुत सारे लोगों तक इन बातों को पहुंचा पाएंगे, बहुत सारे लोग इससे अपनी लाइफ चेंज कर पाएंगे।